नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, सीबीएसई हिंदी टीचर्स की अनुभागीय मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आज हम हिंदी कविता वाले पोर्शन को ख़त्म करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 50-50 प्रश्नों की 2 वीडियोस जो हैं इसके ऊपर बना ली थी। तो आज हम आखिरी के जो 50 प्रश्न हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो आई होप ये वाली वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। और इसके बाद हम कुछ और मॉक टेस्ट जो है आपके लिए ज़रूर परीक्षा से पहले लाएंगे। कुछ विद्यार्थियों ने कहा है कि एक जो मैराथन क्लास जो है वो लगा दी जाए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त, हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त है ही नहीं कि मैं आपके एक मैराथन क्लास जो है वो ले लूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से। लेकिन जो भी पॉसिबल हो सकता है मुझसे वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मैं एग्ज़ाम से पहले जो है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँ। तो अभी मेरा फोकस है कि एक मॉक टेस्ट जो है वो आपको ज़रूर देख के रखना है। 1-2 मॉक टेस्ट जितने भी बनते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये अभी अनुभागीय मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आखिरी टेस्ट ही होगा। इसके बाद जो है या तो एक कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें आपको हिंदी व्याकरण के अलावा जो आपके दूसरे टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका हिंदी के अलावा जो आपके जीके वाला पोर्शन है या फिर बीएड सेक्शन वाला है, तो उससे हम देखेंगे कि एक जो कंप्लीट 1-2 मॉक टेस्ट जो है वो आपको कल शाम तक जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएँ। ठीक है? तो ये मुझे आपसे कुछ कहना था। और इसके साथ साथ अगर आपने पहले की मॉक टेस्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जो सीबीएसई मॉक टेस्ट के नाम से हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है उसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट जो मिल जाएंगे, उनको एक बार आप काइंडली चेक कीजिए। और मैं फिर से कहूँगा कि जो आपका ये महत्वपूर्ण जो बात है, देखिए जो सबसे ज़रूरी है आप लोगों के लिए अब परीक्षा से पहले, उसमें आपको देखना है जो आपके जितने भी कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, एक फास्ट रिवीजन जो है आप इसको ज़रूर दीजिएगा। जिसमें आप जो है पात्रों की मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें प्रमुख कथन जो है वो किस किस ने कहे, उन सब बातों पर आप एक बार ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बाकी जगहों से ज़्यादा है। तो वो आपने देखना है। सेकेंड यूनिट जो है आपका बड़े काम का है, उसको ज़रूर देखें, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल तक जो है सारी ही चीज़ें जो हैं उसमें याद रख लेनी है, जो कि पहले से आपको ऑलरेडी पता था। ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ज़रूर करना है। तो आई होप कि आपकी तैयारियां अच्छी हुई होंगी सबकी। अगर किसी की नहीं भी हुई है तो वो भी अब कोशिश करें कि जितना आपसे बन पड़ता है उसको कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा नया देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ। ठीक है? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। इसमें पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जयशंकर प्रसाद की कामायनी के लज्जा सरग में निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति नारी की आत्मसमर्पण और उसकी विवशताजनय गरिमा को व्यक्त करती है? तो कामायनी के लज्जा सरग जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, देखिए उसमें पूछा गया है कि नारी के आत्मसमर्पण और उसकी विवशताजन्य जो गरिमा है उसको अभिव्यक्ति देने वाली पंक्ति जो है यहाँ पर कौन सी रही? तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए लज्जा सरग की सबसे सर्वश्रेष्ठ पंक्ति या यूं कहें कि कालजयी पंक्ति जो है वो यही है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, इसको आप याद रखें। इसमें जो है नारी के उदात्त रूप, उसकी करुणामयी सत्ता और पुरुष के प्रति जो उसके निश्चल विश्वास और समर्पण है उसको दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये पहली ही पंक्ति जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, नारी के आत्मसमर्पण को दिखाती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। इस तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता था। ठीक है? तो आपने बहुत बार यही प्रश्न देखा होगा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो वाली जो पंक्ति है ये किस रचनाकार की है या किस रचना की है ना? अब किस सर्ग से भी ये पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में ज़रूर रखें। और इसमें क्या दिखाया गया है, उसकी विवशता, उसका आत्मसमर्पण जो है वो दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत राम की शक्ति पूजा में अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम का यह कथन समाज के किस कड़वे यथार्थ को उद्घाटित करता है? अब आप सभी लोग जानते हैं, देखिए कि जब राम देखते हैं कि जो रावण अधर्मी होने के बाद भी क्या है, महाशक्ति यानी कि दुर्गा की गोद में बैठा हुआ है। ठीक है? और निरंतर जो है उसको विजय भी मिल रही है ना? तो ऐसे में वो क्या हो जाते हैं, राम हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर ही शक्ति है। और ये निराला का अपना जीवन संघर्ष भी है, जहाँ उन्होंने देखा कि शोषक और जो चाटुकार लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं, और जो सच्चा आदमी है, ठीक है, या सच्चा जो रचनाकार है, वो क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर जो है बी हो जाएगा कि समकालीन समाज और व्यवस्था में जो अन्यायी, दमनकारी और अनैतिक ताकतें हैं वे ही ज़्यादा शक्तिशाली और साधन संपन्न हैं,
और न्याय को हमेशा कड़ा संघर्ष ही करना पड़ता है। तो ये है इसके कहने का मतलब। यहाँ पर आज भी अगर आप देखें इस आधार पर ये रचना जो है वो प्रासंगिक है। हमारे भारतवर्ष में क्या बोल रहा है कि जो व्यवस्था में अन्यायी लोग हैं, दुराचारी हैं, दमनकारी हैं, उन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चेक नहीं है, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो है वो हमेशा संघर्ष करने के लिए ही क्या है, मजबूर है। तो ये इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्य कथन की बात बोली गई है। यह कविता पंत जी के लोकायतन महाकाव्य का अंश है, तो ऐसा नहीं है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि परिवर्तन कहाँ पर रही है। ठीक है, इस कविता में छायावादी कल्पनाशीलता का पूर्ण अभाव है और यह विशुद्ध गद्यात्मक रचना रही है। तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सुख और दुख के चक्र को अहोरात्र यानी कि दिन रात की तरह शाश्वत और अनिवार्य माना गया है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो परिवर्तन कविता में पंत जी जो है जीवन के द्वंद्व को क्या करता है, स्वीकार करते हुए क्या कह रहे हैं कि सुख के बाद जो है दुख और दुख के बाद सुख का आना वैसा ही होता तय है जैसे कि दिन के बाद जो है वो रात आती है। ठीक है, तो इसकी पंक्ति भी आती है, देखिए, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा है रहा का और छोर। इस तरीके से इनकी एक पंक्ति आती है, उस पंक्ति को भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी में लिख रहे हैं, देखिए, कि कवि ने इस कविता में केवल औद्योगिक नगरों के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है, तो ये बात तो इसमें नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन से। इनकी कविता विप्लव गायन की पंक्ति कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, मैं वह ध्वनि से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न ऐसे करके पूछा जा सकता है, देखना महत्वपूर्ण बात है ये भी। तो इसमें बोला गया है, देखिए, कि विप्लव गायन जो रही है, पहले तो आपको ये समझना है, तो इसमें कवि की जो पुरानी और गली सड़ी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का जो समूल नाश का वो आह्वान करना चाहते हैं, जो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी रहे हैं। ठीक है, और वह जो है वही स्वर या वही ध्वनि के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि क्रांति की उस आग की बात की है। ठीक है, जो उस जड़ता को या यूं कहें कि जो सामाजिक गली सड़ी व्यवस्था है उसको जलाकर क्या करें, नए सृजन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करे। इसलिए यहाँ पर ध्यान रख लेना कि जड़ता जो है, जो रूढ़ियाँ हैं, है ना, इनके समूल नाश करने वाली महाविनाश और नव निर्माण की चिंगारी को यहाँ पर वह ध्वनि बोला गया है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। विप्लव गायन में कवि ने क्या किया है, पुरानी गली सड़ी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के समूल नाश का आह्वान किया है, ये बात ध्यान रख लेना है। वह स्वर जो है यहाँ पर क्या है, इसके माध्यम से क्रांति की आग को बोला गया है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने क्रंदन और नैनों के दीपक का संबंध प्रकृति के किस रूप से जोड़ा है। तो यहाँ पर आपको एक तो कवित्री शब्द जो है याद रख लेना है कि कैसे लिखते हैं, ये प्रश्न में आ सकता है आपको, ये बार बार आती रहती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नैनों के दीपक का संबंध प्रकृति के किस रूप से जोड़ा है। तो क्रंदन को मेघों की गर्जना से और नैनों से बहते हुए आंसुओं की वर्षा की झड़ी से तथा आंतरिक वेदना की दीपक के जलने से इसमें रखा गया है। बड़ी महत्वपूर्ण है मैं नीर भरी दुख की बदली। इसके संदर्भ में हमने पिछली दो जो भी वीडियोस पहले हुई हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से बात कर ली है, तो एक बार आप इसको ज़रूर देखें कि इस कविता में जो है जो पूर्णता के साथ बंधी हुई है ना। क्या कह रही हैं कि क्रंदन में आहत विश्वास हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इनका ये है कि जैसे बदली के बरसने से जगत यानी कि संसार जो है वो सुखी होता है, वैसे ही कवित्री की आंखों से बहने वाले वेदना के आंसू विश्व की करुणा को जगाने में क्या हैं, सार्थक हैं, है ना। तो ये बात इन्होंने कही थी, इस बात को आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी के प्रथम अंक में उर्वशी के पृथ्वी पर अवतरण के समय अप्सराओं के माध्यम से नारी के किस शाश्वत रूप की चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है दिनकर की उर्वशी। तो इसके बारे में जितने भी तथ्य थे हमने पहले ही देख लिया है कि इसमें दिनकर ने क्या किया है, जो पुरूरवा है और जो पुरूरवा जो नायक रहा इसका, ठीक है, ये क्या करता है अपनी बौद्धिक और राजनीतिक विजयों से थक कर जब रूखा हो जाता है वो, तब वो क्या करता है, उर्वशी यानी कि जो नारी है, देखिए, उसके सौंदर्य, है ना, उसके जीवन में आकर जो है वो
क्या हो जाता है, रससिक्त हो उठता है। ठीक है, तो ये बात इसमें बताई गई। और पुरुष की आदिम आकांक्षा और सौंदर्य चेतना का एक सनातनी प्रतीक जो है इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उर्वशी के रूप में नारी की जो नारी पुरुष की जो समस्त बौद्धिक और तार्किक जो रुक्षता है ना, उसको अपनी कलम कला और सौंदर्य से तरल व जीवंत बनाने वाली सनातनी प्रेरणा है, ये बात इसने बोली गई है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि शाश्वत रूप की चर्चा, तो ये है नारी, इस नारी या इस रूप की चर्चा की गई है ना, नारी के। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन की कविता प्रेत का बयान में जो प्राइमरी स्कूल का मास्टर है वह यमराज के सामने अपनी मौत का कारण क्या बताता है। तो ये छोटी सी कविता है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें। प्राइमरी स्कूल का वो मास्टर है, कहाँ का है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, देखना इससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वह व्यवस्था के डर से और अपनी गरिमा बचाने के लिए भूख से मरने की बात छुपाकर स्वाभिमानवश पेचिश से मरने की बात जो है वो कहता है। हालांकि इनडायरेक्टली उसकी मौत जो है वो किससे हुई है, वो तो जठराग्नि से ही हुई है। ठीक है, तो ये याद रखें, लेकिन वो कहता है कि वो पेचिश से मर गया, है ना। तो नागार्जुन की सबसे क्रूर और मर्मभेदी व्यंग्य है ये। मरा हुआ मास्टर जो है, देखिए, ये यमराज के तीखे सवालों के बाद भी कड़क कर कहता है कि भूख से नहीं बल्कि पेचिश से मरा है। व्यवस्था ने आम आदमी को इस तरह जो है वो क्या कर दिया है, तोड़ दिया है कि वह मरने के बाद भी अपनी कंगाली स्वीकार करने से क्या करता है, आज की डेट में कतराता है ना। और ये हमारी पूरी की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर एक करारा प्रहार किया गया है यहाँ पर नागार्जुन के द्वारा। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अज्ञे की कविता कलगी बाजरे की के शिल्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह कविता पारंपरिक उपमानों को बासी और अनुपयुक्त घोषित करती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि असत्य कथन जो है वो कौन सा रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये बात तो सच है कि भाई पारंपरिक जो उपमान हैं वो मैले हो चुके हैं, देवता उन प्रतीकों के कर चुके हैं कूच। इसमें ग्रामीण परिवेश के सहज प्रतीकों को शहरी बौद्धिकता के समानांतर खड़ा किया गया है, तो ऐसी बात भी इसमें ठीक है ना। कविता की भाषा अत्यंत जटिल, दुरूह और केवल संस्कृत के दोहों से बंधी है, तो ऐसा नहीं है। ये बात अपने आप में क्या है, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जो कलगी बाजरे की कविता है, देखिए, ये मुक्त छंद की कविता है। इसकी भाषा दुरूह और क्लिष्ट भी नहीं है, संस्कृत निष्ठ भी नहीं है, बल्कि आप देखते हैं कि जो प्रयोगवादी रही, सहजता और सीधी बात कहने वाली जो शैली है, जिसको हम गद्यात्मक लय कहते हैं, उस पर आधारित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो एक और बात यहाँ पर लिखिए, देखिए, इसमें कवि अपनी प्रेयसी की तुलना किसी महंगे उपहार से न करके बाजरे की कलगी से करता है। तो ये तीन चीज़ें जो है सत्य हैं, और एक चीज़ जो असत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि इसकी भाषा अत्यंत जटिल, दुरूह और केवल संस्कृत के छंदों में बंधी हुई है। अगर यहाँ पर नहीं होता तब ये ठीक हो जाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण कविता है कलगी बाजरे की। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में तालाब में चमकता हुआ पुरुष या कमरे में अचानक दिखाई देने वाली चमकीली आकृति वास्तव में किसका प्रतीक रही है। तो ये है, देखिए, वह मनुष्य की खोई हुई परम अभिव्यक्ति, उसका वास्तविक मानवीय विवेक, उसकी क्रांतिकारी अस्मिता और उसकी आत्मा की प्रामाणिकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ये प्रतीक मानी गई है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर याद रखें कि अंधेरे में कविता में जो रहस्यमय आकृति बार बार अंधेरे कमरों या तालाब में दिखाई देती है, जिसे कवि क्या कह रहा है, परम अभिव्यक्ति कह रहा है। ठीक है, उसको ध्यान रख लेना, है ना। वह मनुष्य के भीतर क्या है, सोया हुआ, उसका क्रांतिकारी और सच्चा रूप है, जिसने उसे डर और स्वास्थ्य के कारण जो है वो दबा रखा है। ठीक है, और कवि पूरी कविता में उसी परम अभिव्यक्ति को ही खोज रहा है ना। वो बोलता है ना कि वो जाने कहाँ, ऐसी बात आती है एक इसमें, इसको आप ध्यान में ज़रूर रखें। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। सुदामा पांडे धूमिल की कविता मोचीराम में बाबूजी हर आदमी एक जोड़ी जूता है कथन का अंतर्निहित सामाजिक दर्शन क्या है। तो मोचीराम जो है ये यहाँ पर क्या है, वर्ग विभेद और सामाजिक ऊंच नीच को जूते की दशा यानी कि फटे या कीमती होने के आधार पर पहचानता है और मनुष्य की औकात का यथार्थवादी आकलन इसमें करता है। ये बात हमने पिछली क्लास में भी पढ़ ली थी कि मोचीराम कविता में धूमिल ने मोची के जरिए क्या किया है, समाज के विभिन्न वर्गों का जो चरित्र है उसको हमारे सामने लाया है।
मोची के सामने जब कोई अमीर आता है तो उसके जूतों की मरम्मत अलग तरह से होती है, कोई गरीब आता है तो अलग है ना। वह जूतों के फटे होने या फिर चमकने से इंसान की सामाजिक और आर्थिक जो है वो स्थिति क्या है उसकी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताया गया है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए, केदारनाथ सिंह कविता बाढ़ की निम्नलिखित पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य क्या है? वह जब भी आती है बहुत आहिस्ता से आती है, जैसे किसी दबे पांव बिल्ली की तरह। तो इसमें बोला गया है कि इसका क्या काव्यगत सौंदर्य है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कवि ने बाढ़ को एक शांत, परिचित और लोक जीवन के भीतर चुपके से प्रवेश करने वाले यथार्थ के रूप में अनूठे दृश्य बिंब के साथ जो है वो प्रस्तुत किया है। तो जब भी हम बिंबों की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर केदारनाथ सिंह से बिंब वाली बात आपको ज़रूर निकालनी है। ठीक है, तो इनकी ये विशेषता है कि वे किसी भी बड़ी प्राकृतिक घटना को डरावना या फिर उसको बहुत लाउड बनाने के बजाय जो है उसको बेहद शांत और घरेलू बिंबों से जोड़ते हैं। घरेलू बिंब, ये बात इसके बारे में याद रखिएगा, है ना। तो बिल्ली का एक उदाहरण इन्होंने दिया। तो बाढ़ का आहिस्ता से आना, ग्रामीण अंचल में पानी के ठहराव और उसके साथ जीने की जो आदत है उसको दिखाता है ये। तो इसलिए यहाँ पर यही इसका क्या हो जाएगा, काव्यगत सौंदर्य जो है वो हो जाएगा कि बाढ़ को एक शांत, परिचित और लोक जीवन के भीतर चुपके से प्रवेश करने वाला यथार्थ है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियोदकृत प्रिय प्रवास के नामकरण प्रिय का प्रवास का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या रहा है? ये प्रश्न भी बहुत बार आ जाता है कई बार। तो कृष्ण का ब्रज छोड़कर कंस के निमंत्रण पर मथुरा जाना और वहाँ पर रुक जाना, इसीलिए इसको ब्रजांगना विलाप भी बोला गया था। ये आपको पहले से ही मालूम है ना। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, प्रसाद की कमायनी के इड़ा सर्ग में मनु और इड़ा के बीच जो टकराव होता है उसका मुख्य दार्शनिक कारण क्या है? तो यहाँ पर कमायनी से एक बार और प्रश्न आपको यहाँ पर रखा गया है कि इनका जो मुख्य जो टकराव है, मुख्य दार्शनिक कारण उसके पीछे क्या है। मनु अहंकार और नियंत्रित वासना से वशीभूत होकर बुद्धि और प्रकृति यानी कि ईड़ा पर जबरन अधिकार या बलात्कार करना चाहते हैं, जिससे प्रकृति विद्रोह कर देती है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना कि ईड़ा सर्ग में मनु जो है सारस्वत नगर का विकास तो करते हैं, लेकिन उनका जो अहंकार है वो इतना बढ़ जाता है कि वे जो ईड़ा है या जो बुद्धि है उसको ही अपनी भोग की वस्तु बनाना चाहता है ना। और बुद्धि पर जब वासना और अहंकार का आक्रमण हो जाता है तो पूरी प्रजा और प्रकृति जो है वो किसके खिलाफ हो जाती है, मनु के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देती है, जो आधुनिक विज्ञान और अनियंत्रित मानव के विनाश का भी रूपक माना गया है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस आधार पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा की भाषा शैली के संबंध में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो निराला की राम की शक्ति पूजा के बारे में बोला गया, इसकी भाषा अत्यंत सरल, बोलचाल की अवधि मिश्रित खड़ी बोली है। तो ऐसा नहीं है। इसकी भाषा दीर्घ समासांत पदावली, तत्सम बहुल, नाद सौंदर्य से युक्त ओजस्वी खड़ी बोली है। ये ध्यान रख लेना, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है अगर इसकी भाषा शैली के बारे में पूछें, जो हिंदी की उच्चतम परिणति माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी काव्य की उच्चतम परिणति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता को कहा जा सकता है? तो याद रख लेना, राम की शक्ति पूजा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और पूरी कविता उर्दू के शेर और गज़लों के शिल्प में लिखी गई है, तो ऐसी बात भी नहीं है। केवल तद्भव और देशज शब्दों का बाहुल्य भी इसमें नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज़्यादा उचित है कि राम की शक्ति पूजा की जो भाषा रही, देखिए ये हिंदी साहित्य की सबसे प्रौढ़ तत्समनिष्ठ भाषा मानी गई है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत ही आप देखेंगे कि अत्यंत जो है खूबसूरती के साथ हुई है पदों से, जैसे रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजित समर। ठीक है, तो इसमें जो है आपको तत्सम बहुला, नाद सौंदर्य और ओजस्वी खड़ी बोली जो है वो दिखाई पड़ती है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि में बाल विहंगनी नन्ही चिड़िया को किस रूप में चित्रित किया गया है? जो आपका प्रथम रश्मि है, देखिए सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसमें देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वह प्रकृति की उस आंतरिक चेतना और संदेश वाहिका का प्रतीक है जो रात के घने अंधकार में भी भोर के आने की आहट या आलोक को सबसे पहले पहचान लेती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पंत जी यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए कि जो अचंभित होकर चिड़िया से पूछते हैं कि जब चारों तरफ अंधकार था, संसार सोया हुआ था, तब जो है तुमने उस छिपे हुए प्रकाश को कैसे पहचान लिया भाई? यहाँ पर जो चिड़िया है वो प्रकृति के उस सूक्ष्म और जो रहस्यमयी चेतना है उसका प्रतीक है ना, जो कि मनुष्य की मोटी बुद्धि से परे माना है इन्होंने। ठीक है, प्रथम रश्मि का आना, बाल विहंगिनी, है ना, महत्वपूर्ण है ये देखना।
महादेवी वर्मा की कविता फिर विकल हैं प्राण मेरे की पंक्ति तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, कवित्री के किस तीव्र आकांक्षा को प्रकट करती है। अगली जो ये बात है देखिए, फिर विकल हैं प्राण मेरे, इससे संबंधित भी हमने एक प्रश्न पिछले क्लास में कर लिया था। तो यहाँ पर महादेवी जो रही हैं देखिए, उनके काव्य में जो क्षितिज बंधन, क्षितिज क्या है, वो बंधन का प्रतीक है। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको तो हम क्षितिज कहते हैं ना, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कवित्री क्या कर रही है, ये जो एक आभासी बंधन है उसको तोड़कर जो है उस पार यानी कि असीम सत्ता यानी कि ईश्वर के साक्षात दर्शन करना चाहती है, जो अपने आप में रहस्यवाद का क्या है, चरमोत्कर्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि वे अपनी आत्मा को इस लौकिक भौतिक और दृश्य संसार की सीमाओं यानी क्षितिज से मुक्त कर उस अनंत असीम परमात्मा को एकाकार करने की रहस्यवादी व्याकुलता जो है यहाँ पर प्रकट की गई है। इसीलिए बोला गया है कि उसके प्राण जो हैं वो विकल हैं। तोड़ दो या क्षितिज, क्षितिज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो आत्मा और परमात्मा के बीच के मिलन की स्थिति है उसको तोड़ के मैं परमात्मा में ही लीन होना चाहती हूँ, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। दिनकरकृत उर्वशी के चतुर्थंक में सुकन्या और च्यवन ऋषि के प्रसंग या पुरूरवा के अंतर्द्वंद्व के संबंध माध्यम से दिनकर क्या दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि पुरुष चाहे कितना भी भौतिक या आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो जाए, नारी का प्रेम और उसका साहचर्य उसकी पूर्णता के लिए एक अनिवार्य शर्त जो है वो मानी गई है। ठीक है, तो दिनकर ने क्या किया, उर्वशी में जगह जगह जो है इस बात पर जोर दिया है कि जो पुरूरवा है उसकी चेतना तब तक अधूरी है जब तक उसे उर्वशी का रस नहीं मिल जाता, है ना। तो प्रेम जो है ये मनुष्य को संकीर्णता से उठाकर क्या कर देता है, पूर्णता प्रदान करता है। यही मूल मर्म जो है आपका उर्वशी नामक इनका जो ग्रंथ रहा है उसका रहा। ठीक है, काम और अध्यात्म के जरिए ये बात बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। नागार्जुन की कविता कालिदास की निम्नलिखित पंक्तियों में किस ग्रंथ का प्रसंग है। रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पंक्ति बार बार आ रही है तो यहाँ पर मेघदूत की बात हो रही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि किस ग्रंथ का बात है, ये मेघदूत की बात है। और कालिदास के जो मेघदूतम है देखिए वो मूल कथा ये है कि कुबेर के श्राप के कारण रामगिरी पर्वत पर निर्वासित एक जो विरही यक्ष होता है वो अपनी प्रेयसी के पास यानी कि मेघ बोले तो बादल, उसके जरिए जो है संदेश भेजता है। और नागार्जुन इसी प्रसंग को लेकर क्या कहते हैं कि यक्ष का वह विरह वास्तव में कालिदास के अपने अंतर्मन का जो विरह था। ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रखनी है और कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। गीत फरोश, हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, पंक्तियों के पीछे कवि का वास्तविक भाव क्या है। तो यहाँ पर लिखा देखिए, पूंजीवादी बाजारीकरण के सामने कलाकार की विवशता, ये हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली जो है आपको ये बात जो है वो समझ में आ जाएगी कि इस जो इनकी गीत फरोश नामक कविता रही है इसमें इनकी भाषा बेहद सरल सहज रही और इसी के चलते इनको सहजता का कवि और कविता का गांधी भी बोला गया था। तो गांधी जी के जीवन से आपने याद रख लेना है कि वो कितने सहज व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में को आत्म आलोचना या आत्मा की खोज की कविता किसने कहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जो अंधेरे में कविता है इसको लेकर के आलोचकों ने ज़रूर अपने अपने कथन जो है वो कहे हैं। तो यहाँ पर अस्मिता की खोज या आत्म आलोचना या आत्मा की खोज किसने बोला था, ये डॉक्टर नामवर सिंह ने इसके संदर्भ में बात कही थी। तो नामवर सिंह हो गया या फिर निर्मला जैन हो गए या फिर शमशेर बहादुर सिंह हो गया, जिस भी व्यक्ति ने इसके बारे में जो जो चीज़ें कही हैं उन सभी बातों को एक बार आप ज़रूर याद रखें। और ये जो आपकी अंधेरे में कविता रही है ये कितने खंडों में विभक्त रही है उसको भी आप एक बार ज़रूर याद रखें और किस शैली में लिखी गई है वो तो खैर आपको मालूम है ही। और फैंटेसी क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अगर आपने उसको देखा है तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, धूमिल की कविता संसद से सड़क तक में निहित राजनीतिक चेतना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। धूमिल का मानना है कि आज़ादी के बाद देश का लोकतंत्र पूरी तरह परिपक्व और राम राज्य की तरह सुखद हो गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि धूमिल के काव्य में हमें मोहभंग की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है क्योंकि लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ था जैसा कि वो होना चाहिए था और राम राज्य की तरह सुखद भी नहीं हो गया था, तभी तो उसका मोहभंग दिखाई देता है हमें उसके काव्य में। धूमिल संसद को जन आकांक्षाओं की पूर्ति का पवित्र माध्यम मानते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसने संसद को केवल
क्या माना कि एक तो कच्ची कहानी है जिसमें आधा तिल और आधा पानी है, ऐसी बात कहता है ना ये एक जगह। तो ये भी क्या है, अपने आप में गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। धूमिल के अनुसार देश की आज़ादी और लोकतंत्र केवल एक नारा या पाखंड बनकर रह गया है, ये बात बिल्कुल सत्य साबित हुई है। संसद से सड़क तक में निहित जो राजनीतिक चेतना से संदर्भित इनकी कविताएं रही हैं। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ याद रखें कि लोकतंत्र क्या है, एक केवल और केवल नारा है जिसके पीछे असली सत्ता या स्वार्थी तत्वों के हाथ में है। ये उनकी कविताएं केवल विदेशी ताकतों के खिलाफ लिखी गई, ऐसा भी नहीं है, ये स्वदेशी रही। केदारनाथ सिंह की कविता कुदाल में जमीन खोदने वाले व्यक्ति और कुदाल के संबंध में किस प्रकार जो है वो संबंध को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कुदाल, पहले तो याद रख लेना किसकी है, ये केदारनाथ सिंह की हो जाएगी। तो ये दोनों के बीच एक अनूठा रागात्मक संबंध है, जहाँ कुदाल मनुष्य के पसीने, उसकी मिट्टी और उसके जीवन की लय के साथ जो है एकाकार हो जाती है। जमीन खोदने वाले व्यक्ति और कुदाल के बीच का संबंध बताया गया है कि इन्होंने अपनी इस कविता में जो श्रम है उसका भी क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया है ना, और उसके सौंदर्यात्मकता को बढ़ा दिया है। ये बात याद रखें आप। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ज़्यादा सही हो जाएगा। दोनों के बीच मालिक और गुलाम का संबंध तो होगा ही नहीं, है ना, आत्मीयता का संबंध जरूर होगा। ठीक है, अधिवास और जूही की कली निराला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वैचारिक धरातल निराला की प्रगतिशील चेतना के आरंभ को दिखाता है। तो अधिवास और जूही की कली ये आपको याद रख लेनी है, निराला की ही ये कविताएं जो हैं वो रही हैं। राजा महाराजाओं के महलों का वर्णन करते हैं तो ऐसे इसमें नहीं है। जूही की कली जहाँ शुद्ध छायावादी सौंदर्य बोध की रचना है, ये आप सभी लोग जानते हैं, तभी तो इसको छापने से इनकार कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए ये आप सभी लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने अश्लीलता का जो है आरोप लगा दिया था, और आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद के कट्टर समर्थकों में शामिल नहीं रहे। ठीक है, तो वो कभी भी श्रृंगारिकता सौंदर्यात्मकता को काव्य में नहीं लाना चाहते थे। वहीं निराला धीरे धीरे अधिवास और अन्य कविताओं के माध्यम से यथार्थ और बंधन मुक्ति यानी कि छंद मुक्तता की ओर जो है बढ़े। तभी तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होनी चाहिए। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। निराला जो है वो उनके, अगर हम कवि कर्म की बात करते हैं तो उनमें एक प्रवाह हमें दिखाई देता है। ठीक है, वो बिल्कुल बंधे हुए नहीं रहे, तभी तो उन्होंने कविता को बंधन से तोड़ने की बात जो है वो की है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज़्यादा सही हो जाएगा। प्रसाद की कमायनी में श्रद्धा और ईड़ा के समन्वय के बिना मनु यानी कि मानव का कल्याण क्यों असंभव बताया गया है। तो अगली बात आती है यहाँ पर प्रश्न संख्या 74 देखिए। क्योंकि केवल ईड़ा मनुष्य को एकांगी और हिंसक बनाती है और केवल हृदय की भावना यानी कि श्रद्धा उसे अकर्मण्य बनाती है, अतः ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय ही अखंड आनंद यानी कि समरसता का मार्ग है। ठीक है, इसलिए जो है इसको क्या बोला गया, ये असंभव है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर ज़्यादा उचित है बाकियों की अपेक्षा। ठीक है, तो यही आपका प्रत्यभिज्ञा दर्शन या जिसको शैवागम दर्शन हम कहते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 75वां क्वेश्चन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास महाकाव्य के पहले सर्ग की शुरुआत किस प्राकृतिक दृश्य के अनूठे वर्णन से होती है। तो ये यहाँ पर प्रिय प्रवास के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये प्रश्न हमने पहले भी रखा था, यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग ही किया गया है, बाकी और कुछ नहीं किया गया इसमें। तो संध्याकाल यानी कि सूर्यास्त का समय हो रहा है, तभी तो शुरुआत में ही बोलते हैं देखिए कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, है ना। ये बात याद रखना है आपको यहाँ से। और एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि कौन सी रचना कहाँ से शुरू हुई है, कौन सी कहानी कैसे शुरू हुई है, उपन्यास की भूमिका में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उन सब चीज़ों को आप पहले से ही याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती के अतीत खंड में भारत के प्राचीन इतिहास के किस पक्ष को मुख्य रूप से उभारा गया है। तो यहाँ पर देखिए अतीत खंड की बात हो रही है, तो इसमें आर्यों के ज्ञान विज्ञान, उपनिषदों के दार्शनिक ऊंचाई और नैतिक आदर्शों, सामाजिक समरसता और विश्व गुरु के रूप में भारत के गौरवमयी अतीत को इसमें क्या किया गया है, मुख्य रूप से उभारा गया है। और गुप्त जी ने अतीत खंड में क्या किया, जानबूझकर भारत के उस स्वर्णिम इतिहास का इन्होंने खाका प्रस्तुत किया है, ताकि जो पराधीन है और जो गुलामी के कारण जो भारतीय अपनी अस्मिता को ही, अपने आत्मविश्वास को जो खो चुके थे, वो फिर से जाग सकें। तभी तो उन्होंने कहा कि हम क्या थे, है ना, और क्या हो गए, है ना। इस बात को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा में राम को जब अपनी पराजय का भय सताता है तब उन्हें जामवत क्या मौलिक और युगांतकारी परामर्श देते हैं। ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राम की शक्ति पूजा में राम को जब अपनी पराजय का भय सताता है तब उन्हें जो है
कौन मौलिक और युगांतकारी परामर्श देते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जामवंत। तो बोला गया है कि क्या युगांत पर जो परामर्श ये देते हैं, वे कहते हैं कि रावण ने यदि अधर्म और छल से शक्ति को अनुकूल कर दिया है तो राम भी शक्ति की मौलिक कल्पना करके साधना करें और शक्ति को अपने पक्ष में करें, क्योंकि जिस ओर शक्ति होगी तभी तो न्याय की बात हो रही थी ना। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इससे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बाकियों की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी जो आपका ये जामवंत का कथन है यही टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है कि इससे राम जो है वो क्या हो गए थे, समझ गए थे, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता विप्लव गायन में सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे चेतावनी जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है बालकृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गायन के संदर्भ में, यानी कि जो यथास्थिति है, शोषक और दमनकारी ताकतें हैं कि अब कवि केवल मीठे राग नहीं गाएगा बल्कि उसकी कविता के क्रांति की लपटें निकलेंगी और जो अन्याय को भस्म कर देंगी। जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि भाई अब इस तरीके की बातें जो है वो गली सड़ी सामाजिक रूढ़ियाँ जो है वो नहीं चलने वाली हैं। महादेवी वर्मा की कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं, रागिनी और बीन के अंतर संबंध का आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो क्या है, अब इसको आपको बताना है। तो ये है आपका, देखिए कि जो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, यहाँ पर बीन शरीर या माध्यम का प्रतीक है और रागिनी यानी कि ये आत्मा के उस आंतरिक संगीत का प्रतीक है जो परमात्मा के संपर्क में आते ही गूंज उठती है। तो यहाँ पर जब आत्मा को परमात्मा का साथ मिलेगा तभी तो वो भवसागर से पार जाएगी ना। तो यही बात यहाँ पर बोल गई है, बोल रहा है कि बीन भी है और रागिनी भी है। ठीक है, बीन यानी कि शरीर यानी कि माध्यम और माध्यम प्रतीक है, और रागिनी यानी कि आत्मा, आंतरिक सत्ता। ठीक है, संगीत, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसी में ही आपको रहस्यवाद झलकेगा और सभी छायावादी कवियों में सबसे ज़्यादा रहस्यवाद जो है वो इसमें ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको याद रखें। रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी के तृतीय अंक में पुरूरवा द्वारा कही गई पंक्तियों मर्त्य मानव की विजय की तुर्य हूँ मैं पर यहाँ आकर क्यों असहाय हो जाता हूँ मैं, पुरुष के किस अंतर्द्वंद्व का चित्रण इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, देखिए कि पुरुष जो है वो सांसारिक, राजनीतिक और भौतिक धरातल पर पूरी दुनिया को जीत लेता है। ठीक है, लेकिन नारी के निश्चल प्रेम और आंतरिक सौंदर्य के सामने उसका सारा अहंकार और बौद्धिक बल ढह जाता है और पूर्णतः वो असहाय हो जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपल सा छोटा अगर आपको ऑप्शन रहता है यहाँ पर तो सिंपल इतना भी हो सकता है कि नारी सौंदर्य के सामने उसका अहंकार और बौद्धिक बल जो है वो बिल्कुल ढह जाता है। यही मूल मर्म जो है उर्वशी में दिखाया गया है। नागार्जुन की कविता कालिदास की शैली और भाषा के विषय में कौन सा कथन पूर्णतः उपयुक्त है। तो नागार्जुन जनवादी जो कवि रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो इनकी भाषा संस्कृत की शास्त्रीयता और आधुनिक खड़ी बोली की सहज प्रवाहमानता का एक ऐसा अनूठा संगम है जो सीधे पाठक के हृदय में करुणा और साधारणीकरण का संचार कर देती है। जन कवि रहे ये, लोक संस्कृति के प्रकांड विद्वान भी रहे। ठीक है, एंड इन्होंने जो पौराणिक जो संदर्भ रहे हैं संस्कृत के उनको भी जोड़ा है अपनी कविताओं में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मिश्र की कविता गीत फरोश में प्रयुक्त कलम और कागज़ के बाजारीकरण पर कवि क्या दृष्टिकोण जो है वो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कवि को इस बात का गहरा क्षोभ है, दुख है कि पूंजीवादी व्यवस्था में विचार, संवेदना और कलात्मक जो ईमानदारी है वो पैसे के तराजू पर तोली जा रही है ना, और साहित्य की स्वाधीनता ही इसमें नष्ट हो रही है। तभी वो स्वयं भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसी वजह से हर एक कवि यानी कि तरह तरह के गीत बेचने के लिए क्या हो गया है, मजबूर हो गया है ना। तो उसको ध्यान में रखिए। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के शिल्प के ढांचे को आलोचनात्मक स्वप्न दृश्य क्यों कहते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा कि इसके किन किन लोगों ने क्या कहा। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसको शिल्प के ढांचे को आलोचक स्वप्न दृश्य यानी कि ड्रीम सीक्वेंस जो है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कथा रैखिक यानी कि लाइनियर न होकर अचानक टूटने वाले दृश्य बिंबों, डरावने चेहरों और गलियों के चक्रव्यूह की तरह चलती है, जैसे किसी व्यक्ति के अवचेतन मन का कोई जटिल और डरावना सपना जो चल रहा हो। जैसे आपने रात के अंधेरे में कई बार देखा होगा ना, कई बार आप अपने आप में ही कहीं पर खो जाते हैं, आपको बिना मतलब का ही डर लग जाता है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए बोला गया कि इसका जो शिल्प है वो अपने आप में क्या है, बेजोड़ है, और ये स्वप्न शिल्प ही अपने आप में क्या कहलाता है, फैंटेसी जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर धूमिल की कविता संसद से सड़क तक में प्रयुक्त सड़क किसका जीवंत प्रतीक है।
लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा बनाई गई कंक्रीट की सड़क है वो, है ना, ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है कि देश की उस पीड़ित, शोषित, भूखी और संघर्षशील आम जनता तथा यथार्थ का प्रतीक है जो संसद के पाखंड और वादों से दूर, धूल और पसीने में जीने को विवश है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इनके काव्य में संसद क्या बोल रहा है कि जहाँ झूठे वादों, भ्रष्टाचार, वाक चातुर्य और जन विरोधी राजनीतिक सत्ता का ये प्रतीक है, जबकि सड़क जो है ये आम जन के संघर्ष, उसके अभाव, विद्रोह और कड़वे यथार्थ को दिखलाने वाली कविता है या सड़क है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर केदारनाथ सिंह की कविता बाढ़ और कुदाल दोनों का सामूहिक संदेश आधुनिक हिंदी कविता के संदर्भ में क्या प्रतिपादित करता है, तो ये बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट में देखिए, तो ये है आपका कि कविता को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए क्योंकि असली भारतीय चेतना वहीं धड़कती है। ठीक है, तो ग्रामीण जो बिंब भी देखा आपने कि इसमें रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा देखिए अपने जड़ें क्या हैं, मिट्टी है, लोक जीवन है, श्रम है, संस्कृति है, प्रकृति और आमजन के बीच जो है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि इनके साथ उसे जुड़े रहना चाहिए कवि को। ठीक है, ये था आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसाद की कमायनी के श्रद्धा सर्ग में जब मनु एकांत में हताश बैठे होते हैं तब श्रद्धा का प्रवेश किस रूप में होता है और मनु को वह क्या संदेश देती है। ठीक है, तो वह बसंत के दूत यानी कि कोयल की तरह मधुर और आशावादी स्वर में आती है और मनु को अवसाद व निराशा छोड़कर कर्म, सृजन और जीवन के आनंद के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश देती हैं। तो श्रद्धा सर्ग में मनु क्या होते हैं, प्रलय के बाद निराशा में डूब जाते हैं, तब श्रद्धा का आगमन उनके जीवन में एक नया सवेरा जो है वो लाती है और मनु पूछते हैं कि जो एक पंक्ति आती है उसमें उसको देख लेना आपने, है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 87वां क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निराला कृत राम की शक्ति पूजा के अंत में होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन या उद्घोष महाशक्ति दुर्गा किसके लिए करती हैं और उसका क्या अर्थ है। तो राम की शक्ति पूजा से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हो गए, अलग अलग तरीके से आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि राम की आंखों में अंतिम कमल नेत्र को अर्पित करना परमात्मा तत्परता यानी कि चरम आत्मसमर्पण को देखकर प्रकट होती हैं और राम की विजय का वरदान देती है, जो सिद्ध करता है कि सच्ची साधना और त्याग ही अंततः जीत होती है। तो अगर आपने सच्ची साधना की है CBSE के एग्ज़ाम के लिए तो आप डेफिनेटली जो है इसको क्लियर कर सकते हैं, यही आपको भी करना है, होगी जय होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंत की कविता परिवर्तन में प्रयुक्त अहे निष्ठुर परिवर्तन में निष्ठुर शब्द का प्रयोग कवि ने किस यथार्थ को प्रकट करने के लिए किया है। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न है देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सत्य साबित हो जाएगा, क्योंकि काल यानी कि समय का पहिया, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, वैभव हो या दरिद्र, किसी के प्रति कोई सहानुभूति या पक्षपात जो है वो नहीं करता है, अपनी गति से सब कुछ बदल देता है और मानवीय भावनाओं के सामने झुकता नहीं है, इसलिए उसे निष्ठुर परिवर्तन की संज्ञा उसने दी गई है। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि वो निर्मम है, जो कल महलों में अपने वैभव, अपने जो पूरे सुख के साथ या ऐश्वर्य के साथ भोग रहे थे, कभी वो परिवर्तन ऐसा हो सकता है कि सड़कों में भी आ सकते हैं, भीख भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखेंगे, इसलिए इसको निष्ठुर बोला गया। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास राधा के विरह की सबसे बड़ी दार्शनिक और सामाजिक विशेषता क्या है जो उन्हें सूरदास की भ्रमर गीत की राधा से अलग करती है। ये प्रश्न हमने कल वाली क्लास में भी थोड़ा सा इसको देखा था। तो यहाँ पर लिखा गया है देखिए, इसमें राधा कृष्ण के वियोग की व्यक्तिगत पीड़ा को दबाकर संपूर्ण समाज, दीन दुखियों, अनाथों और देश की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देती हैं। उनका विरह जो है विश्व प्रेम में बदल जाता है। यहाँ पर वो केवल और केवल उसका अपना विरह या अपनी पीड़ा नहीं है, जो हमने पीछे भी पढ़ लिया था। अगर आपने इस बात को अच्छे से देखा है तो सही हो जाएगा। भारत भारती के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या थे, ये भी आपको याद रख लेना। 1912 की कृति रही जिसके चलते इसको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई, हालांकि बीच में इसको जो है बैन भी कर दिया गया था, तो इसको आप याद रखेंगे ज़रूर। तो इसमें देखिए मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तत्कालीन जो पराधीन भारतीय समाज को उसके गौरवमयी अतीत की याद दिलाना, वर्तमान दुर्दशा पर आत्ममंथन करना और भविष्य के उज्ज्वल निर्माण के लिए प्रेरित होकर राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद करना। उज्ज्वल की वर्तनी ऐसे याद रखें। तो यही था भारत भारती, तो आपने बहुत बार पढ़ लिया। प्रसाद की कमायनी के लज्जा सर्ग में लज्जा श्रद्धा से कहती है, ठहरो इस संस्कृति की हे सुकुमारी, तुम कहाँ चली जा रही हो इस निर्बाध गति से। यहाँ लज्जा का श्रद्धा को रोकना किस मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर जो है वो संकेत है ना। तो ये है यहाँ पर श्रद्धा के भीतर उमड़ते हुए तीव्र प्रेम, अंध समर्पण को मर्यादित, संतुलित और विवेकपूर्ण बनाने के लिए उसकी आंतरिक जो चेतना है उसको ये जागृत करती है
है ना, लज्जा जो श्रद्धा से ये बात कह रही है। निराला की कविता जागो फिर एक बार भाग 2 की निम्नलिखित पंक्तियों का राष्ट्रीय और आध्यात्मिक अर्थ जो है वो क्या है? सिंह की गोद से छीनता है कौन शिशु, कौन मौन भी क्या रहती वह। तो ये यहाँ पर आपको याद रख लेना कि इसका आध्यात्मिक अर्थ जो है वो क्या बताएगा कि कवि जो है देशवासियों को धिक्कारते हुए कहते हैं कि तुम सिंह की संतान वीर आर्य होकर भी इस तरह मौन और लाचार बैठे हो कि विदेशी शासक यानी कि जो अंग्रेज है वो तुम्हारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और उठो एंड अपने भीतर के सिंहत्व को जगाओ, यानी कि अपने पुरुषत्व को जो है वो जगाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ओके, अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि के सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में कौन सा आलोचकीय कथन जो है वो सत्य हो जाएगा? ठीक है, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आलोचकीय कथन जो है वो सही रहा है? पंत की रश्मि प्रथम रश्मि के बारे में। इसमें पंत जी ने केवल इंसानी बस्तियों के कोलाहल एंड उनका यथार्थ चित्रण किया है। इसके साथ साथ बोला गया है ये पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर टिकी हुई रचना है। यह कविता सुकुमार बिंबों, कोमल कांत पदावली और प्रकृति के कण कण में एक परोक्ष ईश्वरीय सत्ता के विस्मयकारी अनुभव का छायावादी प्रतिमान है। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो प्रथम रश्मि रही है, देखिए ये आरंभिक काल की रचना मानी जाती है इसकी, पंत की। और आप देखते हैं कि जो इनकी कविता रही है, एक पल्लव की जो भूमिका रही, पूरी की पूरी जो पल्लव रही है वही क्या है, प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें बनाती है। ठीक है, तो जो भी ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो प्रकृति में हो रही हैं, है ना, इन सब चीज़ों में ही जो छायावादी पहचान है वो दिखाई पड़ती है। और सौंदर्य शास्त्र जो है यहाँ पर आपको इसमें अपने चरम रूप में देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा की कविता फिर विकल है प्राण मेरे की वैचारिक निरंतरता उनके किस काव्य संग्रह की मूल चेतना से मेल खाती है? तो यहाँ पर सांध्य गीत और यामा, रश्मि और नीरजा, निहार और दीपशिखा, ये सारी ही हो जाएंगी इसमें। तो इसलिए आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। उर्वशी के लिए उन्हें किस वर्ष हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये आप सभी लोग जानते हैं 1972। इसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ वाली बात है ही नहीं। प्रीत का बयान की भाषा शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो प्रधान हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रीत का बयान के लिए बोला गया है, देखिए, तो इसमें हो जाएगी आपकी ठेठ बोलचाल की भाषा, कड़वा सत्य यानी कि सार्किज्म है इसमें, बोलचाल के लहजा है, मर्मभेदी यथार्थवाद जो पाठक को सीधे जगदोर देता है। नागार्जुन की कविता की बात हो रही है। कलगी बाजरे में धरती की तरुणाई का डोलता हुआ प्रतीक किसे कहा गया है? तो जो कलगी बाजरे अज्ञेय की कविता है उसके बारे में बोला गया है, हवा में लहराती हुई बाजरी की हरी भरी ताजी कलगी जो प्रकृति के अकृत्रिम उन्मुक्त यौवन का प्रतीक जो है वो मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में का अंतिम दृश्य, जहाँ कवि कहता है खोजता हूँ हर कहीं वह मिल जाए मुझे वह मेरी खोई हुई परम अभिव्यक्ति। ठीक है, किस दार्शनिक या सामाजिक सत्य की स्थापना करती है? तो ये अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें ये बोला गया है कि ये करती है जो व्यक्ति की अस्मिता और उसकी वास्तविक क्रांतिकारी चेतना केवल अकेले कमरे में नहीं बल्कि सड़क की धूल में, जन सामूहिकता में और जनता के साझा संघर्षों के बीच जाकर ही पूरी तरह जो है वो साक्षात हो सकती है। यही है इसका मूल मर्म जो आपको ध्यान में रख लेना है। और आज का आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, मोची राम की अंतिम पंक्तियाँ, बाबूजी भाषा की कांट छांट में रामपी और कलम में कोई अंतर नहीं है का वास्तविक निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ है कि धूमिल श्रम और बौद्धिक सृजन यानी कि कविता को एक ही धरातल पर रखते हैं। उनका मानना है कि जैसे मोची अपनी रामपी से जूते के फालतू हिस्से को काटकर उसे सुंदर और उपयोगी बनाता है, वैसे ही एक सच्चा कवि अपनी कलम से भाषा के पाखंड को काटकर उसे समाज के यथार्थ के अनुरूप जो है वो ढाल देता है। और इस प्रकार ये आखिरी प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो धूमिल जो रहे, देखिए इनकी कविता रही मोचीराम, ये इसमें इन्होंने श्रम के सौंदर्य शास्त्र की जो पराकाष्ठा रही है उसको चित्रित किया है। ठीक है, और ये कवि की कलम को किसी मोची की जो रामपी है उससे बड़ा नहीं मानते हैं। क्यों? दोनों का काम जो है वो जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उसको बढ़िया बनाना है। ठीक है, एक जूता ठीक कर रहा है तो दूसरा जो है समाज को ठीक करने की बात कर रहा है अपनी कविता में। ठीक है, तो दोनों का काम क्या है? सच को ही उभारना है ना। और ये पंक्ति जो है प्रगतिशील चेतना और जो सर्वहारा वर्ग हैं उनके श्रम को जो है साहित्य के सर्वोच्च सिंहासन में बिठाने के लिए लिखी गई है या उसको प्रतिष्ठित करती है। ये बात आप ध्यान में
रखेंगे। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वाली क्लास जो है उपयोगी साबित ज़रूर होगी और इस प्रकार के प्रश्नों को आप जो है आसानी से कर सकते हैं। तो कविता से ऐसे ही प्रश्न रह सकते हैं, कुछ एक व्याख्याओं से संबंधित, कुछ एक स्थापना और तर्कों से संबंधित, और कुछ सामान्य सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे आपका एक कंप्लीट मॉक टेस्ट जो हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।